अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, इस समय हम लोग जो है टेट, सी टेट या सुपर टेट या डीएलएड हो या डीएलएड हो, सभी के लिए जो है बाल मनोविज्ञान में सीडीपी का पाठ्यक्रम वाइज जो है, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कहिए, अध्ययन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आज की टॉपिक है अधिगम, जिसका तात्पर्य होता है सीखना, और इसमें अधिगम का पठार, इन सब टॉपिकों का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं श्रृंखला को। आज ये आपका 11वां वीडियो है, और पिछली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट की लिंक भी दे देंगे, और जैसे ही पूरा बाल मनोविज्ञान खत्म होगा तो उसका जो है पूरे का नोट्स का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से इसे लोड कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि सीखने के नियम किसने दिए। तो सीखने के नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। सीखने का नियम थॉर्नडाइक। अगला है कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं। प्रश्न पूछा भी जाता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए? तो 3 नियम दिए। तीनों नियम आप याद रखिए। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। ठीक। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक। नेक्स्ट, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। किसका कथन है? गेट्स का। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। किसका कथन है? गेट्स का। देखिए, बहुत बच्चे पूरा पढ़ डालते हैं, अधिगम का तात्पर्य नहीं जानते। तो अधिगम मीन्स होता है सीखना। ठीक। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है या अधिगम है। अगला है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम होता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम होता है। ये किसका कथन है? जेपी गिलफोर्ड का। नेक्स्ट है पठार का काल होता है। तो पठार का काल क्या है? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। नेक्स्ट है अधिगम वक्र की खोज की थी। तो अधिगम वक्र की खोज ब्रियान और हार्टर ने की थी। ब्रियान और हार्टर ने। नेक्स्ट है अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। 21 का कथन है? गेट्स का। अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। किसका कथन है? गेट्स का। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, सप्ताह या महीनों तक रहते हैं। सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों तक रहते हैं। कथन है, किसका कथन है? सोरेनसन का।
इसको याद रखिएगा। सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों तक रहते हैं। किसका कथन है? सोरेनसन का। नेक्स्ट देखिए, अधिगम के पठार के कारण। तो अधिगम के पठार के कितने कारण हैं, लोग उसको देखते हैं। कुल 7 कारण होते हैं अधिगम के पठार के। पहला है शारीरिक सीमा। अधिगम के पठार का कारण पहला है शारीरिक सीमा। दूसरा गलत पद्धति। तीसरा प्रेरणा का अभाव। चौथा है गलत क्रम। पांचवा है अभ्यास का अभाव। छठवां सामग्री का एकांगीपन। सातवां है त्रुटियों का स्थानांतरण। ठीक है, तो अधिगम के पठार के कुल 7 कारण होते हैं। पहला शारीरिक सीमा, दूसरा गलत पद्धति, तीसरा प्रेरणा का अभाव, चौथा गलत क्रम, पांचवा अभ्यास का अभाव, छठवां सामग्री का एकांगीपन, सातवां त्रुटियों का स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या फ्रॉबेल ने किया था। किसने किया था? फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के पठार का मुख्य कारण है। तो सीखने के पठार का मुख्य कारण उत्साह अवरोध है। क्या है? उत्साह अवरोध। अगला है, अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, ये हैं गुथरी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये किसका कथन है? रास का। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया था, है बहुत इम्पोर्टेंट ये। ठीक है, अधिगम अक्षमता टॉपिक है। अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं? बच्चों द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल का प्रयोग करने में अक्षमता को अधिगम अक्षमता कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बच्चों द्वारा सीखने में अगर कोई अक्षमता है, चाहे सुनने में अक्षमता है, पढ़ने में अक्षमता है, बोलने में अक्षमता है, लिखने में अक्षमता है, तर्क शक्ति में अक्षमता है, चाहे गणितीय कौशल में अक्षमता है, तो इसी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। सीखने में कमी रहेगी। ठीक, बच्चा ठीक से सीख नहीं पाएगा। अब नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो अधिगम अक्षमता मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप जान लीजिए कि चाहे वो सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट एग्ज़ाम हो, चाहे कहीं का टेट हो, चाहे राजस्थान आरई टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे बिहार टेट, कहीं का भी हो, एक क्वेश्चन यहाँ से अधिगम अक्षमता का श्योर रहता है। ठीक, चलिए इसको आप याद रखिएगा। अधिगम अक्षमता कुल कितनी होती? 5 होती है। पहली है मौखिक रूप से सीखने की। ठीक, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, क्षमता लिख गया, अक्षमता। ये 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2। एक होती है अफेज्या और दूसरी है डिस्फेज्या। अफेज्या और डिस्फेज्या, ये मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। पेपर में जो प्रश्न आता है वो इस ढंग से आ जाएगा कि
निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। एक ठू इसमें दे देंगे, डिस्फेजिया दे देंगे, चाहे अपेजिया, एक ठू इसमें से कोई ऑप्शन दे देंगे और उसके बाद वहीं एलेक्सिया डाल देंगे, डिसलेक्सिया डाल देंगे और भी डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, मौखिक रूप से जो सीखने की अक्षमता होती है दो होती है, अफेजिया और डिस्फेजिया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है पढ़ने की अक्षमता। ठीक, अधिगम की अक्षमता का दूसरा प्रकार है पढ़ने की अक्षमता। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। एक है एलेक्सिया और दूसरा है डिसलेक्सिया। पढ़ने की अक्षमता भी दो ये है, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया। जिस प्रकार से मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता दो थी, अफेजिया, डिस्फेजिया, उसी प्रकार से पढ़ने की अक्षमता जो है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ठीक है, और फिर इसके बाद तीसरे टाइप है अधिगम अक्षमता की लिखने की अक्षमता। यह भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है अग्रेफिया और दूसरी है अप्रेक्सिया। अग्रेफिया, अप्रेक्सिया नोट कर लीजिएगा अगर लिखने में इसमें आपको टाइप थोड़ा सा, ठीक है, हम बोल रहे हैं उस बेस से आप नोट कर डालिए। और इसके बाद इसमें तीसरा है आसिम्बोलिया और चौथा है डिस्ग्राफिया, पांचवा है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है ना। तो लिखने की जो अक्षमता है वो कितनी है? 5 है। लिखने की अक्षमता 5 है। चौथा है वर्तनिकी, तो इसका कोई टाइप नहीं है। और पांचवा है गणित संबंधी समस्या, इसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गणितीय संबंधी कोई समस्या है गणितीय कौशल में तो उसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार आपको फिर से इसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिगम की अक्षमता 5 प्रकार की होती है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता यह 2 प्रकार की होती है, अफेजिया और डिस्फेजिया। दूसरा है पढ़ने की अक्षमता, ये भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है एलेक्सिया, नंबर 2 है डिसलेक्सिया। और तीसरे नंबर पर है लिखने की अक्षमता। लिखने की जो अक्षमता है वह 5 प्रकार की होती, लिखने वाली 5 प्रकार की। उसको आप याद रखेंगे। नंबर 1 है अग्रेफिया, नंबर 2 है अप्रेक्सिया, अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, और तीसरा है आसिम्बोलिया, और चौथा है डिस्ग्राफिया, पांचवा है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो ये लिखने की अक्षमता जो है 5 हो गई। और वर्तनी की समस्या है तो इसका कोई टाइप नहीं है। और पांचवा जो है वो है गणित संबंधी समस्याएं या गणितीय कौशल या तर्क शक्ति, तो ये जो है डिसकैल्कुलिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप अभी नोट कर लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आने तय हैं। नहीं 2 तो 1 तो कोई काट नहीं सकता। किसी भी एग्ज़ाम में आप उठा के पेपर देख लीजिएगा, पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उसी का थोड़ा सा साफ या क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं उस टाइप से बना दिया है। वहाँ टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अफेजिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है? तो अभी आपको अफेजिया डिस्फेजिया बताया गया था मौखिक रूप से। अगला है
डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? तो डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। डिस्ग्राफिया किस प्रकार की है? लिखने की अक्षमता है। डिसकैल्कुलिया किस विषय की अधिगम अक्षमता है? तो गणित की। आप पीछे पढ़ चुके हैं। और अगला है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? समझना होता है। क्या होता है? समझना होता है। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आप माइंड करेंगे। ये बारंबार पूछे गए हैं। अपेजा किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है का प्रकार है? तो मौखिक रूप। डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है? पढ़ने की अक्षमता। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने की अक्षमता है। डिसकैल्कुलिया किस विषय की अधिगम अक्षमता है? गणित की। अगला है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? समझना होता है। नेक्स्ट है, अधिगम का तल रूप सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का तल रूप सिद्धांत लेविन ने दिया था। लेविन। अगला है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहास। एबिंगहास। अगला क्वेश्चन जो कि पीछे शायद मैं बोल चुका हूँ, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के कुल कितने नियम उन्होंने दिए थे? 3 नियम दिए थे। आपको बताया जा चुका है। ठीक है, सीखने के कुल 3 नियम उन्होंने दिए थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम, तीसरा था अभ्यास का नियम। ठीक है ना? थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। इसलिए जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलग से भी ये पूछा गया था। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। ये किसका कथन है? अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। यह है B.F. स्किनर का कथन। किसका कथन है? B.F. स्किनर का। नेक्स्ट है, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलर का प्रयोग सीखने के सूझ सिद्धांत से संबंधित है। किससे? सूझ से। और आपको बताएं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। थॉर्नडाइक आ जाए, जान लीजिए बिल्ली, याद रखिएगा। पहलाव आए तो कुत्ता। तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। ठीक है ना? थॉर्नडाइक आए तो जान लीजिए बिल्ली। अगला है, पहलाव ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो इन्होंने कुत्ते पर किया था। ठीक है ना? किस पर? कुत्ते पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहलाव का आए तो जान लीजिए आप कुत्ते पर। पहलाव ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। अगला है, क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। ये किसका कथन है? गुड का। ठीक है ना? गुड। नेक्स्ट है, और सब आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात प्रेरक नहीं है। क्या है? आदत। ठीक है? तो आज की टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट थी। आप ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से श्योर आने हैं। वैसे अब जो भी वीडियो पढ़ रही है, अगर आप एक वीडियो पढ़े तो जान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके कम से कम मेंटेन हो रहे हैं। ठीक, तो
आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। और ये वीडियो आपकी आज के लिए कि केवल सीटेट के लिए ही नहीं मददगार है, क्योंकि देखिए सीटेट और टेट पास करने के बाद अब तो नियम है कि सुपर टेट भी आप पास करें तभी कुछ होना है। तो ये आपके टेट सुपर टेट में भी अनिवार्य है। उसी को सोचकर ये वीडियो बनाई जा रही है कि जिससे आपके पास ऐसा नोट्स हो जाए कि जिसको पढ़ लें तो आपको उससे बाहर कहीं कुछ न पढ़ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।